आज हम करेंगे कविता संगतकार। संगतकार को हम बहुत इजी मेथड से समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, कविता का नाम है संगतकार, इसको लिखा है मंगलेश डबराल ने। संगतकार किस तरह का होता है, कौन होता है, पहले इसके अर्थ को देखते हैं। संगतकार का अर्थ होता है साथ देने वाला। कहां पर साथ देने वाला, किसका साथ देने वाला, आइए दो तीन एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप पर जब जाते हैं तो आपको एक तो दुकानदार दिखता है, लेकिन उस दुकानदार के साथ उसकी हेल्प करने वाले भी होते हैं। जैसे कि कोई सामान पकड़ाने वाले होते हैं, कोई सामान को डालने वाले होते हैं, कोई ऐसा कुछ भी साथ देने वाले या फिर हेल्प करने वाले, वो संगतकार ही हैं। दूसरा एग्जांपल से, जैसे किसी कंपनी में एक तो होता है बॉस, उसके अंडर काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं, कुछ पानी पिलाने वाले होते हैं, कुछ साफ सफाई वाले होते हैं। इस तरह से कई तरह का स्टाफ होता है उनके पास, वो संगतकार ही हैं। आपको आपके ही लेवल का एग्जांपल समझाता हूं। आपके स्कूल में एक बॉस होता है जिसको आप प्रिंसिपल कह देते होंगे। प्रिंसिपल के जो अंडर काम करने वाले होते हैं कौन कौन, जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी भी होते हैं, कुछ क्लर्क भी होते हैं, कुछ कंप्यूटर पर वर्क करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, या इस तरह के और अदर स्टाफ भी होता है। वो सब के सब संगतकार हैं। यहां इस कविता में जो संगतकार की बात हो रही है वो है एक गायक के संगतकार। आपने देखा होगा या सुना होगा, कोई भी आप गीत सुनते हैं तो उसमें एक मुख्य गायक की आवाज तो आती ही है, यानी बहुत बढ़िया सुरीली आवाज आपको सुनाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ हल्की हल्की एक और आवाज भी आती रहती है बैकग्राउंड से। यानी कभी कभी बीच बीच में आपने देखा होगा, कई बार एक ही गायक नहीं गाता है, उसको साथ देने वाले, उसके पीछे पीछे गाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। वो एक्चुअल में वो संगतकार ही हैं, वो उसकी हेल्प करने वाले ही हैं। तो यहां पर उस संगतकार की बात हो रही है इस पूरी कविता में। लेकिन इस पूरी कविता का लिखने का जो उद्देश्य है वो दरअसल संगतकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाना है कि एक कंपनी में या एक स्कूल में या एक शॉप पर या ऐसी कोई भी जगह हो, चाहे वो गायक क्यों ना हो या कोई भी किसी भी तरह के कोई भी फील्ड हो, उसमें संगतकार की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर संगतकार ना हो तो वो कंपनी, वो स्कूल, वो कोई भी चीज कामयाब नहीं हो सकती। इनमें संगतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यही सब कुछ दिखाना ही कवि का उद्देश्य है, और इस कविता में हम ऐसा ही कुछ बात करेंगे। लेकिन यहां पर कोई भी कर्मचारी की बात नहीं हो रही, यानी ना तो किसी कंपनी की बात हो रही है, ना किसी स्कूल की बात हो रही है, ना कोई शॉप की बात हो रही है। यहां इस पूरी कविता में गाने की बात हो रही है, गायक की बात हो रही है, गायक के साथ जो साथ देने वाला है उस संगतकार की बात हो रही है, और अदर कोई बात नहीं। लेकिन इन्हीं गायक और गायक के साथ जो साथ देने वाला है संगतकार के माध्यम से कवि यह दिखाना चाहता है कि संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी चीज में। यही बात बताने के लिए पूरी कविता लिखी है, जिसमें संगतकार किस किस लेवल पर कहां कहां मुख्य गायक का साथ देता है, ये अब हम पूरी कविता में पढ़ेंगे। अलग अलग बातें हैं कि यहां पर वो इस तरह से साथ दे देता है, गाना गाते हुए ये दिक्कतें आती है, तब ये संगतकार इस तरह से साथ देता है। इस तरह की बातें हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। अब इन दो पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है पहले आप सुन लो। कवि कहना चाहता है कि एक मुख्य गायक है जिसको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत अनुभव हो चुका है, यहां तक कि उसकी आवाज भी भारी हो चुकी है, चट्टान जैसी भारी हो गई है। उस चट्टान जैसे भारी स्वर का जो साथ देने वाला है कौन, संगतकार, उसकी आवाज बहुत कमजोर है, कांपती हुई सी है। ऐसा ही कुछ हम इन दो पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं, देखते जाइएगा। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, मुख्य गायक के बहुत भारी स्वर का साथ दे रही है कौन, एक आवाज। कैसी आवाज है, वो बहुत सुंदर है, कमजोर है और कांपती हुई है। ये बात किसके लिए कही गई है, ये बात संगतकार के लिए कही गई है कि उसकी आवाज बहुत सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई है, लेकिन वो उसका साथ दे रहा है, और वो भी काफी सालों से। काफी सालों से ये कहां लिखा है वो आगे आएगा, मैं आपको बताता चलूंगा। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब इन तीन पंक्तियों में आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि दरअसल कवि यह कहना चाहता है कि चाहे संगतकार किसी लेवल पर भी हो, लेकिन वो मुख्य गायक से छोटा ही है, उसका जो पद है वो छोटे लेवल का है।
तो ये बताने के लिए कवि कहता है कि या तो उसका शायद उसका कोई छोटा भाई होगा, इसमें भी छोटा शब्द आ गया, या उसका कोई शिष्य होगा, इसमें भी छोटा हो गया वो, या इसके अलावा कोई दूर से चलकर आने वाला कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो उससे गाना सीखने आता है। तो उस कंडीशन में भी तो वो शिष्य ही हुआ, शिष्य छोटे पद पर होता है। तो कहने का मतलब, इन तीनों पंक्तियों का मतलब एक ही है, क्या कि वो मुख्य गायक से छोटा है, उसका जो पद है वो उससे छोटा है और संगतकार का पद छोटा ही होता है। ये दिखाने के लिए तीन लाइनें लिखी गई हैं। देखिए, कवि कहता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या फिर उसका कोई शिष्य होगा, या फिर पैदल चलकर जो सीखने आता है ऐसा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो बहुत दूर से उसके साथ उसके पास सीखने आता है। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की आवाज में वो अपनी आवाज देता हुआ आया है, यानी उसका साथ देता हुआ आ रहा है। कब से? बहुत पहले से, प्राचीन काल से। यही कुछ लिखा हुआ देखिए, मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गर्ज का मतलब होता है आवाज। तो कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी गूंज को मिलाता हुआ आ रहा है। कब से? प्राचीन काल से, यानी बहुत पुराने समय से, यानी बहुत पहले से उसका साथ दे रहा है। बच्चों, कवि का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें सचेत होकर सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे की जो 4-5 पंक्तियां हैं उसमें कवि क्या कहना चाहता है पहले आप सुन लो। सुन लोगे तो फिर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कवि कहता है इन 4-5 पंक्तियों में कि जब मुख्य गायक बहुत मुश्किल तानों को गाता है, मुश्किल तानों को गाते हुए या मुश्किल लय को गाते हुए, जो सुर होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं उसके लिए, वो जब वो गाता है, मुश्किल सुर गाता है, मुश्किल तान गाता है। दरअसल होता क्या है संगीत में कि एक सुर पर ही गाना होता है, पूरा गाना उसी सुर पर चलता है ना इससे ऊपर कर सकते हैं ना इससे नीचे कर सकते हैं, वरना गाना खराब हो जाता है। तो जो मुख्य गायक होता है वो एक ही सुर में ही गाता है ताकि सुरीला लगे गाना। लेकिन कई बार क्या होता है, वो अपनी आवाज को ऊपर उठा देता है जो जरूरत होती है उस गाने की, यानी उस सुर में, यानी उस गाने में बहुत मुश्किल सुर आते हैं। उन मुश्किल सुरों को गाते हुए वो जो मुख्य लय चल रही है, जो पूरी गाने में चलनी ही चाहिए, उसको वो भूल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि वो उस समय मुश्किल तानों को गा रहा है। तो उस समय संगतकार उसका साथ देता है। क्या करता है? वो मुख्य टेक, जो मुख्य सुर होता है उसको वो संभाले हुए रहता है और बीच बीच में वो गाता रहता है। पीछे से जो आवाज आती है ना, आप सुनते होंगे किसी और की भी आवाज होती है, वो मुख्य स्वर को गा रहा होता है। और वो जब संगतकार मुख्य सुर को गा रहा है तो जब गायक वापिस आता है, यानी मुश्किल तानों को गा चुका होता है और जब वापिस आता है तो उसको वहां से ही गाने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि संगतकार पहले से ही उसको इशारा करता हुआ चल रहा था कि यही सुर चल रहा है, ये वाला सुर है। तो वो उस बात को, उस सुर को, उस लय को पकड़ लेता है, तो उसका जो गला है, उसकी जो आवाज है वो खराब नहीं होती। तो इस लेवल पर संगतकार साथ देते हैं उस मुख्य गायक का। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक दो शब्द ऐसे भी हैं जो मैं आपको शब्दार्थ के साथ दिखाता हूं। देखो क्या लिखा है। गायक जब अंतरे क्या होते हैं? दरअसल पूरा एक गीत होता है, उसमें जो पहला पैराग्राफ होता है वो मुखड़ा कहलाता है। मुखड़ा कह लो, टेक कह लो, वो होती है 2 लाइनें 4 लाइनें जो शुरू की हैं गीत की। और जो बाकी के पैराग्राफ हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं गीत के, वो सब के सब अंतरे कहलाते हैं। तो अंतरे का अर्थ हुआ गीत का शेष चरण, यानी पहला पैराग्राफ छोड़कर बाकी के सारे पैराग्राफ अंतरा कहलाते हैं। और जटिल तान का मतलब होता है मुश्किल आलाप। आलाप कह लो, लय कह लो, सुर कह लो। वैसे तो ये संगीत की भाषा है, अगर आप जानते हैं आलाप तो और भी अच्छी बात है। दरअसल होता क्या आलाप, थोड़ा बता भी देता हूं। जब वो इस तरह से लंबा गाते हैं ना, मैं अभी गा नहीं सकता क्योंकि आप लोग मुझ पर हंसोगे, यानी मेरी बहुत बुरी आवाज है इसीलिए कह रहा हूं। तो जटिल तानों का मतलब हुआ मुश्किल आलाप, या अगर आलाप नहीं समझ में आया तो लय भी कह सकते हो, सुर कह सकते हो, आवाज कह सकते हो। तो मुश्किल आलाप, मुश्किल लय, कुछ भी कह लीजिए। इसके अलावा आगे जो आएगा अनहद। अनहद का मतलब होता है जिसकी कोई हद नहीं हो, यानी बहुत दूर निकल जाना। उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी शुरुआत देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी गायक जब अंतरे को गाता है और अंतरे को गाते हुए मुश्किल आलाप लेता है, मुश्किल लय को पकड़ता है, उस आलाप में, उस मुश्किल आलाप के जंगल में खो जाता है, यानी बहुत दूर निकल जाता है, बहुत खो जाता है। उसको खुद को भी नहीं पता मैं क्या गा रहा हूं, यानी कि उसकी मुख्य टेक क्या थी वो भूल जाता है, वो आलाप में ही व्यस्त हो जाता है, जो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। लेकिन अब वापिस भी तो आना है, मुख्य टेक पर भी तो आना है। वो कैसे आता है वो अभी आगे आएगा, पहले आगे की लाइन देखो। तो एक लाइन तो ये थी कि वो मुश्किल आलाप के जंगल में खो जाता है, एक बात। दूसरी बात भी सेम ही है, अर्थ वही है, बस थोड़ा शब्द बदल गए। देखिए, या फिर
अपने ही सरगम को लांग कर, उसका जो मुख्य सरगम चल रही है उसको पार करके, लांग कर का मतलब पार करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी अनहद मतलब बहुत दूर भटकता हुआ कहीं दूर खो जाता है। वही बात है, यहां पर जंगल में खो जाना, यहां पर बहुत दूर निकल जाना, दोनों का मतलब लगभग वही है, लगभग, बस शब्द बदल गए। तो दोनों का जो अर्थ निकल रहा है उसका मतलब यही है कि वो अपनी मुख्य टेक से भटकता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। तब क्या होता है, देखिए, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। अब स्थाई का मतलब ऊपर लिखा हुआ है मुख्य स्वर, अब आप समझ गए होंगे। तो जब वो खो जाता है, भटक जाता है, तब संगतकार ही मुख्य स्वर को, जो पूरे गीत का मुख्य स्वर है, वो उसको संभाले रहता है। और वो संभाल लेता है तो जब मुख्य गायक वो लौट कर आता है, जो भटक गया था वो जब लौट कर आता है तो वो पहचान जाता है कि हम किस टेक पर थे। तो संगतकार इस लेवल पर उसका साथ दे देता है। तब संगतकार ही मुख्य स्वर को संभाल लेता है। अब ऐसा जब वो करता है तो दो चीजें याद आती हैं, दो चीजें लगती हैं ऐसा हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो ऐसा लगता है जैसे कोई राहगीर है और उस राहगीर का कोई नौकर है ना, वो उसके पीछे चल रहा है। राहगीर आगे आगे चल रहा है, राहगीर के पास भी थोड़ा सामान है, वो सामान अपना बिखेरता हुआ जा रहा है, उसको खुद को भी नहीं पता। लेकिन उसका नौकर जो है, जो पीछे चल रहा है, अब उसका क्या फर्ज बनता है, उस सामान को वो उठा ले। क्यों? क्योंकि जो उसके मालिक से गलती हो रही है वो उसको संभाल ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुख्य गायक बहुत दूर निकलता चला जा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि उसका पीछे यानी जो मुख्य टेक है वो उसको भूल रहा है, वो उसको नहीं पता मुख्य गायक को, लेकिन संगतकार मुख्य टेक को संभाले हुए रखता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस नौकर ने पीछे छूटा हुआ सामान को इकट्ठा किया और उस मालिक को सौंप दिया, तो वही तो किया उसने भी, संगतकार ने मुख्य गायक को वो मुख्य टेक लौटा दी। एक बात तो ये थी, और दूसरी चीज भी लगती है एक, कि जब वो मुख्य गायक सीखता था किसी टाइम, जब वो छोटा था, बच्चा था, नया नया सीख रहा था, तो बहुत सी गलतियां कर देता था। तब उसको कोई ना कोई तो सिखाता था, है ना, चाहे वो उसका गुरु हो सकता है या कोई गुरु ही होगा मोस्टली, तो उसके गुरु ने उसको सिखाया। तो ऐसा ही वहां पर भी लग रहा है, जब वो बहुत दूर निकल जाता है, अपने ही सुर से भटक जाता है, तो संगतकार उसको याद दिलाता है। तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी टाइम पर वो जब गलतियां करता था तो उसको सुधारने वाला कोई ना कोई होता था, है ना। तो अब भी संगतकार ही है। तो ऐसा ही ये दो चीजें लग रही हैं, जैसे कोई सामान को समेट रहा हो, या फिर ऐसा लगता है जैसे उसे याद दिला रहा हो उसका बचपन, जब वह नया नया सीखता था तब ऐसी ही गलतियां वो तब भी कर देता था। तो ऐसा ही आज भी कर रहा है। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुख्य गायक अंतरे की जटिलताओं में खो जाता है, यानी बहुत दूर निकल जाता है, अपने ही सरगम को पार कर देता है, तब क्या होता है, तब संगतकार ही मुख्य स्वर को, उस मुख्य टेक को संभाले हुए रहता है, याद दिलाता है कि ये मुख्य टेक है। और जब वो ऐसा करता है तब कवि को दो चीजें लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान को वो समेट रहा हो, उससे जो गलतियां हो गई हैं उसको वो सिखा रहा हो। और दूसरी चीज ऐसी लगती है जैसे उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब वह नया नया सीखता था तब भी वो ऐसी ही गलतियां कर देता था। बच्चों, अनहद का मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में बहुत अच्छे से इस कविता को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अभी इन 4-5 पंक्तियों में भी वही बात चल रही है जो अभी पिछले पैराग्राफ में पढ़ी हमने, बिल्कुल वही बात है, बस फर्क है तो शब्दों का, बाकी सब कुछ लगभग वही कुछ है। शब्द बदल दिए, बात बदल दी, बात अर्थ यानी वही का वही भाव निकल रहा है। देखिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक यानी होता है ऐसी आवाज जो ऊंचे दर्जे तक गानी होती है, यानी ऊंची टेक पर गानी होती है, ऐसे सरगम के ऊंचे स्वर जिसे तार सप्तक कहते हैं। तो उन्हें जब वो गाता है, जब उसको मुख्य गायक गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ देती है और उत्साह अस्त हो जाता है। किसका? मुख्य गायक का। उसको लगता है कि मैं तो बहुत बेकार ना हो जाऊं, बहुत बेकार स्थिति ना हो जाए इस गाने के साथ, ऐसा ही लगने लग जाता है। तो प्रेरणा साथ छोड़ देती है और उत्साह अस्त हो जाता है। आवाज ऐसे कि जैसे राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी राख गिर गई हो आवाज में, यानी आवाज उखड़ने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, ढांढस बंधाने का मतलब होता है धैर्य देना, तसल्ली देना। तभी मुख्य गायक को तसल्ली देता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, संगतकार का स्वर आ जाता है कहीं से,
और कहीं से का मतलब उसके पास ही बैठा है, लेकिन उस समय वो साथ दे देता है। ये कहने के लिए कहा है कि तब मुख्य गायक को तसल्ली देता हुआ संगतकार का स्वर सुनाई देता है, वो उसका साथ देता है। दरअसल होता क्या है, तार सप्तक जब कोई भी मुख्य गायक गाता है, क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल पर गाना होता है, तो अच्छे अच्छों की आवाज उखड़ने लग जाती है, यानी बहुत ऊंचा गाना होता है, जिससे वो जो प्रेरणा होती है उसका साथ छोड़ देती है। मुख्य गायक थोड़ा निराश सा होने लग जाता है कि इसको मैं कितना अच्छे से गा पाऊंगा, तो तब संगतकार उसका साथ देता है। यानी ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में संगतकार जब उसका साथ देता है, तो यही बात बताने के लिए कवि ने इस कविता में यही दिखाया कि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, यानी संगतकार की। अब इन 4 पंक्तियों में कवि ने कहा कि संगतकार कभी कभी तो इसलिए भी गा देता है, साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, उसके साथ गाने वाला वो खुद भी तो है। वो बताता रहता है बीच बीच में मुख्य गायक को, यानी गाकर वो बताता रहता है कि मैं भी तो हूं साथ साथ, तो इसलिए भी साथ देता है। एक और बात भी बताई है इसी पैराग्राफ में, क्या कि जो लाइन मुख्य गायक गा देता है, यानी एक बार एक लाइन गा दी तो आपने सुना होगा वही लाइन दोबारा भी रिपीट होती है किसी और के द्वारा, तो वो संगतकार ही रिपीट करता है, उससे गाना और भी अच्छा हो जाता है। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो साथ इसीलिए भी दे रहा है कि एक लाइन जो गा चुके हैं हम, उसको रिपीट भी किया जा सकता है, उससे और गाना अच्छा हो जाता है। तो ये बताने के लिए भी वो साथ दे देता है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी तो वह इसलिए भी साथ दे देता है कि ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि संगतकार भी उसके साथ है, मुख्य गायक अकेला नहीं है, उसका साथ देने वाला मैं भी तो हूं, ऐसा बताने के लिए भी वो गा देता है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, जो राग पहले गाया जा चुका है वो फिर से भी गाया जा सकता है, ये भी बताने के लिए संगतकार मौजूद रहता है। अब जो यहां पर 4 लाइन देख रहे हो, इसका इतना गहरा मीनिंग है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? पूरी कविता का सार ही यही है। देखो, आपके घर में कुर्सियां होती हैं जिस पर आप भी बैठते होंगे, या फिर आपके घर में कोई आने वाला मेहमान, आपके माता पिता या कोई भी हो सकता है जो उस कुर्सी पर बैठता है ना। नॉर्मल बात होती है, ये तो कुर्सी कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन वही कुर्सी, यानी वैसी ही कुर्सी आपके स्कूल में भी होगी, है ना, जिस पर टीचर्स बैठते हैं। लेकिन क्या आप कभी भी उस कुर्सी पर बैठते हो? कई बच्चे कहेंगे कि हाँ, क्यों नहीं बैठते, हम बैठ जाते हैं, लेकिन तब बैठते होंगे जब टीचर्स नहीं होते, यानी आप टीचर्स के अब्सेंस में उस कुर्सी पर बैठ भी जाते हो। तो क्या होता है, दरअसल उस कुर्सी का, उस टीचर का एक तरह से अनादर ही होता है, वो है ना, अनादर ही कर रहे होते हो आप। वो एक अलग बात है, आपके टीचर्स आपको टोके रोके मारे या कुछ भी ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने तो अनादर कर दिया। इसी तरह से कुछ और बच्चे भी होते होंगे, चाहे उनको कोई भी ना देख रहा हो, फिर भी वो उस कुर्सी पर नहीं बैठते, ये सोचकर कि इस कुर्सी की हमें इज्जत करनी चाहिए, टीचर की कुर्सी है, ऐसा सोचकर वो नहीं बैठते। तो क्या वो उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते? बिल्कुल बैठ सकते हैं, वो अपने घर की कुर्सियों में भी तो बैठते ही हैं, तो उस कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि उनमें इंसानियत होती है, एक तरह की इज्जत होती है उनके प्रति, यानी टीचर्स के प्रति, उस कुर्सी के प्रति। तो ऐसा ही कुछ इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, क्या मुख्य गायक की आवाज से संगतकार तेज आवाज में नहीं गा सकता? मुख्य गायक से भी तेज क्या वो गा सकता है? बिल्कुल गा सकता है, वो भी सुरीला है। संगतकार भी तो बहुत सुरीला होता है, उस समय जो मुख्य गायक का साथ दे रहा है बहुत सुरीला है, वो भी उसकी आवाज से तेज आवाज कर सकता है, लेकिन वो आवाज को तेज करता नहीं है, उसके ही लेवल से नीचे रखता है हमेशा। क्यों रखता है? दरअसल वो मुख्य गायक की इज्जत करता है, ये उसकी सफलता है, यानी उसकी असफलता नहीं है कि वो तेज गा नहीं रहा है, ये उसकी इंसानियत है, ये उसका बड़प्पन है। मतलब संगतकार का कितना बड़ा महत्व है, मुश्किल की घड़ियों में वो साथ देता है, और जब इज्जत करने की बात आती है, जब इंसानियत दिखाने की बात आती है, तब भी वो आगे रहता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, मतलब इसमें पहली लाइन में यह बताया कि संगतकार की आवाज में एक हिचक होती है, एक झिझक होती है, यानी अपनी आवाज को वो ऊपर नहीं उठाता। ऐसा ही दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उठा तो सकता है लेकिन वो उठाता नहीं है मुख्य गायक की आवाज से। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुख्य गायक ज्यादा बड़ा है, बड़े पद पर है, और मैं हूं छोटा, तो अपनी आवाज को वो नीचा ही रखता है। तो अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, ये उसकी विफलता नहीं, ये उसकी असफलता नहीं है। विफलता का मतलब होता है असफलता, असफलता नहीं है, बल्कि मनुष्यता समझा जाना चाहिए, उसकी इंसानियत ही है जो वो अपनी आवाज को ऊपर नहीं उठाता। तो कितना बड़ा महत्व है संगतकार का। बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कविता खत्म हो गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपको इसी कविता के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी चाहिएंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चाहिएंगे। और इन तीनों के साथ साथ एक और चीज भी आपको मिलेगी, वो है रिटन एक्सप्लेनेशन। यानी अभी जो आपने मुझसे सुना मौखिक रूप से, यानी इस वीडियो में देखा सुना, लेकिन यही सारी चीजें, यही सब व्याख्या आपको रिटन में भी मिलेगी। लेकिन कहां? ये चारों चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेगी। उस लिंक का नाम है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिलेगा। कुछ इस तरह से इस पूरी कविता की ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने इस कविता को कितना समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संगतकार किसे कहा गया है? बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। संगतकार किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, मुख्य गायक का साथ देने वाले को। ऑप्शन बी, संगति करने वाले को। ऑप्शन सी, समूह में रहने वाले को। ऑप्शन डी, संगत बनाने वाले को। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्य गायक का साथ देने वाले को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, मुख्य गायक की। ऑप्शन बी, संगतकार की। ऑप्शन सी, श्रोता की। ऑप्शन डी, गीत लेखक की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगतकार की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? आपके ऑप्शन ए, श्रोता को। ऑप्शन बी, प्रमुख गायक को। ऑप्शन सी, वाद्य यंत्र बजाने वाले को। ऑप्शन डी, स्वयं को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रमुख गायक को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यता का क्या अर्थ है? मनुष्यता का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, मानव को पहचानना। ऑप्शन बी, भलाई की भावना। ऑप्शन सी, सफलता की भावना। ऑप्शन डी, मित्रता की भावना। थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भलाई की भावना। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।